सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय समानता, इक्वलिटी। इस अध्याय के माध्यम से हम भारतीय संविधान में निहित मताधिकार की समानता से रूबरू होंगे, धार्मिक एवं सामाजिक असमानता से रूबरू होंगे, मानवीय गरिमा के मूल्य से अवगत होंगे, भारतीय लोकतंत्र में समानता के महत्व को जानेंगे, दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों से अवगत होंगे और भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 15 एवं हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों से रूबरू होंगे। मताधिकार की समानता। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, अर्थात यहाँ के शासक को भारत की जनता चुनती है। इसके मुख्य तत्व है शासन में लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, समानता एवं न्याय। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हो, चाहे अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, जो लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क को एक वोट का अधिकार है। भारत में एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था है, फिर चाहे वह राष्ट्रपति हो या घरेलू कार्य करने वाली कांता। अन्य प्रकार की असमानताएं। भारतीय लोकतंत्र में सभी को मताधिकार प्राप्त है, परंतु कई असमानताएं भी है, जैसे निर्धनता, जातिवाद और धर्मवाद। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानता जातिगत व्यवस्था है, जो गांवों में परिलक्षित होती है, परंतु शहरों में नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम प्रमुख समाचार पत्रों के वैवाहिकी विज्ञापन को देखेंगे तो पाते हैं कि शहरी दिमाग में भी जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। वैवाहिकी के कॉलम हम देखते हैं कि वर चाहिए, इतना ऊंचा कद हो, इस जाति का हो, तो उससे पता चलता है कि शहरी जीवन में भी जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबंधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है, और इसे हम जानते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा है, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वो लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर और आँख भर गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी और मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और अगले 2 दिन तक यही क्रम चला, और तब रुका जब उधर से गुजरते हुए पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और मास्टर को ऊंचे स्वर में खरी खोटी सुनाई थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम कैसे जातिगत भेदभाव हमारे देश में होता है। ऐसे ही आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर की भी कहानी, जो कि महार समाज से आते थे और उन्हें भी कुछ इसी तरीके के व्यवस्थाओं से या समस्याओं से गुजरना पड़ा था। आइए अब देखते हैं अंसारी दंपत्ति की कहानी। श्री और श्रीमती अंसारी शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे।
वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, जिन्होंने कई खाली मकान बताए। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान अच्छा लगा, उन्होंने उसे किराए पर लेने का निर्णय कर लिया। लेकिन जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो बहाना बनाने लगी कि वो किसी मांसाहारी को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी कॉलोनी में कोई भी मांसाहारी नहीं रहते। जबकि उसी समय एक घर से मछली पकने की गंध आ रही थी। तब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें अपना नाम बदलने को कहा, लेकिन वे इसके इच्छुक नहीं थे। तो आइए हम इससे जानते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, धर्म, लिंग में हुआ है एवं वे गरीब है या अमीर। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत एवं धर्मगत कारणों से हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण शिक्षकों एवं छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। वहीं अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया और उनके सम्मान को ठेस पहुंची। इन दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान एवं गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को भी मिलती है। जैसा कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए पैसे को उठाने से इनकार करता है, क्योंकि उसकी गरिमा को ठेस पहुंची थी। अब हम देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, अर्थात चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। इसके लिए समानता को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, अर्थात राष्ट्रपति हो या मजदूर, सभी लोगों को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है या कानून का शासन कहते हैं। द्वितीय, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तृतीय, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार, कुआं, सड़क, नहाने आदि के घाट और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा, ताकि भारत में निहित इस असमानता की समस्या से सबको निजात दिलाई जा सके। इसके लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया है। पहले, मध्याह्न भोजन। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, बाल श्रम निषेध कानून, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और मजदूरी आदि। वे समुदाय जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू की है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ही एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था या मिड डे मील स्कीम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने
सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कानून के कई सकारात्मक पहलू हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला, गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लिया और स्कूल में नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। दूसरे, मध्याह्न भोजन मिलने से सारा दिन बच्चे स्कूल में ही उपस्थित रहते हैं। तीसरा, माता पिता को बच्चों के दोपहर के भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। चौथा, जातिगत पूर्वाग्रहों में कमी आई है क्योंकि उच्च एवं निम्न वर्ग के बच्चे सभी एक साथ भोजन करते हैं। पांचवा, भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। और छठवां, निर्धन छात्रों की भूख मिटने से वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अर्थात जब दोपहर में वो कई बच्चे दोपहर के भोजन के लिए घर जाया करते थे तो उनके माँ बाप काम पर गए होते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को भोजन कराने घर आना होता था और कई बार बच्चे दोपहर के भोजन के बाद स्कूल में अटेंडेंस नहीं देते थे, वो अगले दिन ही आया करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन ने बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से लाया और बच्चों की भूख को मिटाया। साथ ही दलित महिलाओं का खाना बनाना, सभी लोगों का एक साथ मिलकर खाना, इससे हमारे देश में समानता स्थापित हुई है। शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, परंतु फिर भी असमानता एवं दुर्व्यवहार का होना बरकरार है, जिसकी मुख्य वजह है लोगों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग जानते हैं कि भेदभाव करना जुर्म है, फिर भी वे जाति, धर्म, लिंग, अपंगता आदि के आधार पर भेदभाव करते हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में भी समानता के मुद्दों पर बहस छिड़ी और आंदोलन हुए। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे एवं अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपना जीवन असमान बताते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की स्टोरी हमने हाल ही में देखी है कि कैसे उन्हें एक गोरे पुलिस के द्वारा अपमानित किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले भी ये आंदोलन हुए थे। जबकि 1950 के अंतिम दशक में समानता के लिए आंदोलन हुआ, इससे पहले वहाँ का कानून उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे बस में यात्रा करते समय उन्हें पीछे की तरफ बैठना होता था, या जब गोरा आदमी बैठना चाहे तो काले लोगों को अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर सारा काम करके थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इस घटना के बाद अमेरिका में असमानता के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसके बावजूद भी वहाँ असमानता व्याप्त है और आज तक चल रही है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सभी को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों में प्रवेश का अधिकार है। सभी लोग राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों व सार्वजनिक समागमों के स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई न कोई समस्या अवश्य रहती है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष भी निम्नलिखित चुनौतियां हैं जिससे हमें उबरने की आवश्यकता है, और यह है असमानता, चाहे धार्मिक असमानता हो, चाहे सामाजिक असमानता हो। जातिवाद, क्षेत्रवाद, जहाँ लोग एक क्षेत्र के बारे में ही सोचते हैं, राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोचते। निर्धनता, गरीबी या बेरोजगारी और मौलिक अधिकारों का हनन, ये हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जिससे उबरने की आवश्यकता है। तो ये था चैप्टर समानता। आप
इस स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए, और अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी समस्या। आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।